एक ऐसी हस्ती जिन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा ना जीते, कभी पार्लियामेंट नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई नगरी चलाई और लोग उन्हें पूजे हिंदू हृदय सम्राट कह के। ये एक कार्टूनिस्ट थे जो आगे जाके महाराष्ट्र की सबसे बड़ी हस्ती बने। जी, ये है कहानी बाल केशव ठाकरे की। दिस इज द स्टोरी ऑफ बाला साहेब ठाकरे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और आज हम बात कर रहे हैं उन हस्ती की जिनके एक इशारे पे मुंबई शहर रुक जाता था और जिनके एक निश्चय से मुंबई से अंडरवर्ल्ड गायब हो गया। जानते हैं सब बाला साहेब ठाकरे के बारे में। चैप्टर 1, द मैन हु रूल्ड मुंबई। बाला साहेब ठाकरे ये वो नाम है जो एक वक्त मुंबई का सिनोनिम था। जब ये 23 जनवरी 1926 को पैदा हुए और एक नन्हे से बच्चे थे, इनका नाम था बाल केशव ठाकरे। बाल केशव बड़े हुए एक रेवोल्यूशनरी घराने में, जिनका घर सावरकर के नाम से गूंजता था और उनके नेशनलिस्ट पैम्फलेट्स से भरा रहता था। वही सावरकर जिन्हें कईयों ने देशद्रोही और गद्दार करार किया, जिनके बारे में मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। छोटे बाल ठाकरे को डूडलिंग और स्केचिंग का बहुत शौक था, जिस कारण उन्होंने द फ्री प्रेस जर्नल में थॉट प्रोवोकिंग कार्टून्स बनाने शुरू किए। जब उनका बोल्ड सटायर एडिटर्स को हजम नहीं हुआ, तब उन्होंने 1960 में मार्मिक नामक मराठी वीकली लॉन्च की, जो आगे चलकर उनकी आइडियोलॉजी का बारूद बनी। मार्मिक ने मराठी मानुस यानी आम मराठी लोगों के लिए इश्यूज उठाए और वहीं से शिवसेना की नींव रखी गई। उन्होंने कई बातें उठाई मराठी लोगों के लिए, जैसे कि कैसे साउथ से आए हुए यूथ बड़ी बड़ी जॉब्स ले जाते हैं, कैसे गुजराती सारे बिजनेसेस चला रहे हैं और लोकल मराठीज क्लरिकल जॉब्स या कैब ड्राइवर बनके ही सीमित रह जाते हैं। वो अब सिर्फ कार्टून नहीं, एक मूवमेंट चला रहे थे। वो मूवमेंट जो इंडियन पॉलिटिक्स रीडिफाइन करने वाली थी। ये एक तूफान तैयार हो रहा था शिवसेना के नाम का। उन्होंने 1966 में शिवाजी महाराज की सेना शिवसेना का ऐलान किया, जिसका मिशन था मराठी लोगों की डिग्निटी, जॉब्स और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। वो मुंबई जहां बाहर से आए लोग जॉब मार्केट डोमिनेट कर रहे थे, वहीं उन्होंने मराठी लोकल्स के लिए आवाज़ उठाई कि ये हमारी मुंबई है, इसमें हमारी पहली राइट है। हम मराठी लोग अपने ही सिटी में सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बने रहेंगे। बहुत ही जल्दी शिवसेना की ये सोच मुंबई के हर घर तक पहुंची। शिवसेना ने कॉर्नर किया उन कंपनीज को जो नॉन मराठीज हायर कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग की। उनकी फाइट थी अपने लोगों के लिए अपने ही शहर में। बाल ठाकरे की सेना ऑफिस में नहीं, सड़कों पे काम करती थी। अगर किन्हीं मराठी युवा की नौकरी जाती तो ये उनके एम्प्लॉयर को धमकाते। अगर कोई मराठी मर्यादा को इंसल्ट करता तो पोस्टर्स फटते, थिएटर्स टूटते और कुछ ही घंटों में प्रोटेस्ट चालू हो जाते। मॉरल पुलिसिंग के चलते वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने वालों के साथ भी ज्यादती हुई। लेकिन बाल ठाकरे की सोच बहुत क्लियर थी। उनका कहना था कि वो किसी के अगेंस्ट या फिर एंटी नहीं हैं, वो सिर्फ प्रो मराठी हैं, मराठियों के हित में काम करने के लिए। लेकिन उनके क्रिटिक्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें वायलेंट, इंटॉलरेंट और नैरो माइंडेड बुलाने लगे। 1970 के इलेक्शन में चाहे शिवसेना ने अच्छा प्रदर्शन ना दिया हो, लेकिन उनकी पकड़ मुंबई की सड़कों में रूल करती नजर आ रही थी। इस सेना ने अपने आम नागरिक की लड़ाई अपनी लड़ाई बना ली और उनके राशन कार्ड, रेंट के झगड़े, यूनियन स्ट्राइक और लोगों के मसले अपने मसले बना लिए। वो लोकल्स के लिए नेगोशिएटर और गार्डियन बन चुके थे। बाल ठाकरे ये सब पॉलिटिक्स के लिए नहीं, अपने महाराष्ट्र और महाराष्ट्रन लोगों के लिए कर रहे थे। चैप्टर 2, नेशनल फायर, द हिंदुत्व शिफ्ट।
1980 तक आते अब बाल ठाकरे मुंबई का चेहरा थे, लेकिन अब उनको महाराष्ट्र से आगे जा नेशनल छवि बननी थी। तो उन्होंने मराठी लोगों की सुरक्षा के बाद भारत के हिंदुओं के हक के लिए बोलने का जिम्मा लिया। इसमें तेजी आई 92-93 के बॉम्बे रायट्स और ब्लास्ट के साथ। लेकिन उसकी बात करने से पहले जानना जरूरी है कि 1980s में बॉम्बे के हालात क्या थे। ये एक ही शहर दो शहरों में बटा हुआ था, एक जो मैप में दिखता है और एक जो नहीं दिखता। जो दिखता है वो था बॉम्बे, ख्वाबों का शहर, जहां था बॉलीवुड, मेरीन ड्राइव, दलाल स्ट्रीट, 5 स्टार होटल और इंडस्ट्रियल वेल्थ। और दूसरा डार्क अंडरबेली ऑफ बॉम्बे, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, गन माफिया और दलाल स्ट्रीट से अलग अपनी एक और इकोनॉमी चलाने वाली दुनिया, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, जिसे आप डी कंपनी के नाम से जानते हैं, दाऊद इब्राहिम की कंपनी। दाऊद कोई छोटू मोटू गैंगस्टर नहीं था, वो था माफिया का राजा, जो बॉम्बे कंट्रोल कर रहा था वायर रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, ब्राइबिंग एंड थ्रेटनिंग पुलिस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। लेकिन इस माफिया किंग दाऊद को सिर्फ एक ही इंसान काबू में रख सकता और रखता भी था, वो थे बाला साहेब। लेकिन ताकत बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि एक वक्त आया जब दाऊद अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर गया, जब रातों रात मुंबई नगरी जलने लगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद पूरे मुंबई में कम्युनल टेंशन्स फैल गए, शहर रायट्स और आग के नीचे दब गया, सब जगह तबाही, मौत, धुआं और अंगार। इस सब के बीच में उठे बाला साहेब अपनी मुंबई और हिंदुओं के लिए। उन्होंने अपनी सेना को बोला कि अगर उन्हें किसी भी संप्रदाय से खतरा लगे तो उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाना चाहिए। वेट ना करें, सोचे नहीं, आगे बढ़े, अपनी सुरक्षा करें। लोगों ने इस पे अमल किया, रायट्स बढ़े, लेकिन हालात अभी और बिगड़ने थे, जो था टर्निंग पॉइंट। 12 मार्च 1993 को मुंबई 12 बॉम्ब ब्लास्ट से दहल गया। रेलवे स्टेशन, होटल, स्टॉक एक्सचेंज, 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा इंजर हुए। और इन सब का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। बाला साहेब का शहर खतरे में था और उनके देश के हिंदुओं के साथ जाती हो रही थी। उनकी मुंबई जल रही थी, जिसको सॉल्व करना जरूरी था, जो सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब कर सकते थे, जिसे करने के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी। यहाँ बाला साहेब की अपनी बनाई सेना काफी काम आई। उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट के साथ लग के पूरे अंडरवर्ल्ड पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके मुंबई का भाई कल्चर खत्म होने लगा। बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड के साथ टाइज खत्म हुए। दाऊद और उनके साथी मुंबई छोड़ भाग चले। साल खत्म होते अब दाऊद के नाम की धमकी बंद हो गई। अगर आज मुंबई अंडरवर्ल्ड से मुक्त है तो बाला साहेब के कारण। अंडरवर्ल्ड मुंबई से खत्म हुआ और कम्युनल राइट्स और दंगे भी ठंडे पड़े। उसके बाद बिठाई गई श्री कृष्णा कमीशन इन राइट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई, उसमें शिवसेना को मुस्लिम के अगेंस्ट वायलेंस का जिम्मेवार ठहराया गया। बाला साहेब पीछे नहीं हटे। उन्होंने बोला कि हाँ वो जिम्मेवार हैं अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए वो जिम्मेवार है। जो उन्होंने कहा वो कईयों से प्रेजेस ले गया और कईयों का गुस्से का कारण बना। लोग दो भागों में बंट गए, लेकिन कोई कुछ भी बोले, इसके बाद वो अब सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के लीडर दिखते सामने आए। वो सिर्फ मराठी मानुस के लिए नहीं, सारे हिंदुओं के लिए लड़ते दिखाई दिए। 1995 में शिवसेना ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन महाराष्ट्र की नब्ज तो बाला साहेब भी जानते थे। तो जाहिर है सरकार के काम पीछे से वही करवा रहे थे। बिना कोई इलेक्शन लड़े वो महाराष्ट्र की आवाज थे, इस राज्य की पहचान। लेकिन एक वक्त आया जब ये बदलने लगा। Chapter 3: Fall of the Empire and Death of a Demigod.
2000s तक बाला साहेब का नाम महाराष्ट्र के साथ पूरी तरह जुड़ चुका था। उनका चेहरा इस राज्य का चिन्ह था। लेकिन कुछ वक्त बाद हल्की दरारें दिखने लगी। पहले आया एक बैन। 1999 इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ने बाला साहेब को 6 साल इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया। क्यों? उनके कम्युनल स्पीचेस के कारण, धर्म के नाम पे वोट मांगने के कारण। बैन तो लगा दिया, लेकिन बाला साहेब तो कभी इलेक्शन लड़ते ही नहीं थे। पर हाँ, उनकी पार्टी को इस पे काफी असर हुआ। उनका नाम पे भी दाग लगा। फिर वो हुआ जो किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। उनके पार्टी के 2 टुकड़े। 2006 में उनके भतीजे राज ठाकरे, जो उनके उत्तराधिकारी माने जाते थे, वो उनसे अलग हो एक और पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS बना बैठे। ये स्प्लिट शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके साथ बाला साहेब के बेखौफ अनफिल्टर्ड स्टेटमेंट सुर्खियों में रहने लगे, जहां वो हिटलर के डिसिप्लिन, लीडरशिप और मैनेजमेंट की तारीफ करते थे। बाहर वालों के मुंबई आने पे वीजा लगाने की मांग करते थे। उनके प्रो हिंदू व्यूज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोग उनकी सोच खालिस्तानी और कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स के साथ मिलाने लगे। उनकी हेल्थ अब डिक्लाइन होने लगी और उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत रेयर। मुंबई अब शिवसेना के हाथ से निकल नए लीडर्स के हाथ जाने लगी। बीजेपी और राज ठाकरे की MNS ने वोट बटोरने शुरू किए। वो बुलंद आवाज जो बिना फिल्टर के बोलती थी, अब शांत रहने लगी। जिन्होंने बिना ऑफिशियल पोजीशन के मुंबई को रूल किया था, अब वो पीछे हटने लगे। जिनके एक शब्द से मुंबई चलती थी, अब वो शहर थोड़ा अपने आप चलने लगा। और फिर मुंबईकर और हिंदुओं को महफूज रखने वाली गरजती हुई आवाज़ ने चुप्पी थामने का फैसला कर लिया। और ऐसे 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे चल बसे। मुंबई की दुकानें बंद हुई, सड़कें खाली और लोकल ट्रेन्स रुकी। वो शहर जो कभी नहीं सोता, आज थम सा गया था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हाई अलर्ट में थी। 20,000 पुलिस पर्सनल, 15 SRPF यूनिट्स और रैपिड एक्शन फोर्सेस शहर में डिप्लॉय किए गए। उन्हें शिवाजी पार्क लेके जाया गया, वहीं जहां उन्होंने कई सारी इलेक्ट्रीफाइंग स्पीचेस दी थी। उनकी अंतिम यात्रा वहीं से हुई। 15 से 20 लाख लोग उन्हें अपना नमन करने आए थे। जब उन्हें अग्नि दी गई तो जनता बाला साहेब अमर रहें के नारे लगाने लगे। वो कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, ना ही प्रेसिडेंट। वो तो कभी इलेक्शन भी नहीं लड़े, कभी पार्लियामेंट में भी नहीं बैठे। फिर भी उनके सम्मान में 21 बंदूकों की सलामी दी गई। पार्लियामेंट में उनका नाम शोक जताने के लिए ऑनर में लिया गया। बावजूद उसके कि बाला साहेब महाराष्ट्र में बिहारी वर्कर्स के सबसे बड़े अपोजर थे, फिर भी बिहार असेंबली में उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया। उनके सपोर्टर्स आज भी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट, द एम्परर ऑफ हिंदू हार्ट्स बुलाते हैं। उनके सक्सेसर उद्धव ठाकरे आज उनकी कुर्सी संभाल रहे हैं। बाला साहेब वो हस्ती हैं जिनके तरीके या विचारों को चाहे आप अप्रूव ना करें, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा कि वो एक फियरलेस, कमांडिंग और लार्जर देन लाइफ लीडर थे, जिन्होंने हमारे लिए मुंबई से अंडरवर्ल्ड साफ की, जिन्होंने मराठियों और हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई, बिना पॉलिटिकल कुर्सी में बैठे मुंबई नगरी चलाई। तो जाहिर है जब जब मुंबई नगरी का नाम लिया जाएगा, तब तब बाला साहेब जी की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आएगी। चाहे आप उन्हें अप्रूव करें या ना करें, आप उन्हें मुंबई से अलग नहीं कर सकते। बताएं, कर सकते हैं क्या? चलिए, इसी सवाल के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। दिस इज़ प्रेरणा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जर्नी बिहाइंड। फिर मिलूंगी अगले हफ्ते में आपसे एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।